Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Naik and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और मैं आपका साथी, आपका हमराही तैयार करने के लिए फिर से आ गया हूँ एनसीईआरटी की सीरीज के ऊपर। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है और मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। इसके अलावा मेरा जो बहुत ही डिटेल एक्सपीरियंस है अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी है। तो लेट्स क्रैक सीएसई की चैनल के ऊपर मैं आपके साथ यहाँ पे एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, साथों साथ आपके अनअकैडमी प्लस के ऊपर आई टीच अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री, जहाँ पे मैं एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर और सबके सब क्लासेस को इंक्लूड करता हूं। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, उनके क्लासेस देख पाओगे, लाइव लेक्चर्स देख पाओगे, टेस्ट सीरीज को अटेंड कर पाओगे और बहुत सारी आपको इसके अंदर एडवांटेज मिलेगा। तो आपके लिए स्वागत है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो पाएगी। एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा आप मल्टीपल एजुकेटर्स के क्लासेस को देख पाओगे और एक ही सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको मेरे क्लासेस भी मिलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हमको सब्सक्रिप्शन लेना है तो खाली आपके क्लासेस ही एक्सेस कर पाएंगे। तो याद रखेगा कि मैं जितने भी क्लासेस पढ़ाता हूँ आई टीच ऑन हिस्ट्री और ये मेरे स्कोर सब्जेक्ट है जो मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। पर मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके क्लासेस भी आप देख पाओगे। वन सब्सक्रिप्शन कवर्स ऑल द सब्जेक्ट, याद रखेगा। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अनअकैडमी के द्वारा कराई जाएगी और बहुत ही फाउंडेशन के साथ होगी। मेरे क्लासेस के अंदर मेरी जितनी भी नोट्स हैं, मेरे जितने भी पीपीटीज है, ये सब भी, और इनफैक्ट अप्लाइड वे के अंदर जो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ उन सबको भी कवर कराता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग के लिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री खत्म करते करते ही करीबन 8 to 10 मंथ्स कर देता हूँ। पीएन लाइव में रेफरल कोड, प्लीज यूज दिस कोड पीएन लाइव, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली इनफैक्ट 39,600 में अवेलेबल है। 2 इयर्स का 64,000 है। यूज द कोड पीएन लाइव एंड सेव सम मनी। 57,600 के अंदर आपका कवर हो जाएगा। ये कोड यूज करने से एक फायदा ये है कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे और तैयारी के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर मैं अपने इनपुट आपको साथ दे पाऊंगा। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को अनअकैडमी प्लस के ऊपर आने के लिए। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हम लोग तैयारी करेंगे। इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी एक ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कि सर हमको कोई पर्सनल मेंटर मिलना चाहिए, कोई पर्सनल कोच मिलना चाहिए, तैयारी के अंदर डायरेक्शन देने वाला कोई एक ऐसा हमारे साथ एक सुपरवाइजर हो, एक गुरु हो, तो वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देगा। तो एज एन एजुकेटर तो मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, मैं एज अ टीचर आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। मेरे जो भी क्लासेस होंगे वो सबके अंदर, और उसके सिवाय भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिल जाए तो आप जरूर से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो। आज की तारीख में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच, मोटिवेशन, आपका डेली ट्रैकर इंक्लूडिंग प्रोफाइल रिव्यू, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको डेली फीडबैक दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ आपके वीकनेसेस है, कैसे तैयारी के अंदर आप अपना है ना एडवांटेज कर सकते हो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ये सब में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इनफैक्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। जब यूपीएससी सीएसई को अपने गोल चूज करिएगा तब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ये फायदे मिलेंगे। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक्स, ये सब आपको हेल्प कर पाएंगे डे टू डे आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के साथ, और आपको एक डेडिकेटेड टाइम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उनके साथ कनेक्ट हो पाते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 2 इयर्स का जो फीस है वो 99,000 है। बट अगर आपने यहाँ पे भी मेरा कोड यूज किया, कौन सा कोड दोस्त, पीएन लाइव मेरा कोड यूज किया, तो आपको 89,000 में कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी आपको ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। वी हैव गॉट ईएमआई ऑप्शन। आप आराम से ईएमआई का ऑप्शन के थ्रू भी ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ईएमआई अवेलेबल है कि नहीं है। ईएमआई दोनों में अवेलेबल है, प्लस में भी अवेलेबल है, आइकॉनिक में ही है। आइकॉनिक खाली एक चीज याद रखेगा, अभी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, बट सून द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल बी अवेलेबल ऑल्सो इन द iOS। ठीक है, मतलब आपका आईफोन वाला जो है। इसके सिवा आइकॉनिक 1 ईयर में भी आप कवर कर सकते हो। 1 ईयर की 64,000 फीस है। यहाँ पे भी अगर आपने पीएन लाइव कोड यूज किया तो 57,600 के द्वारा आपको फाइनली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर से चूज करिएगा। मैं तो आपके साथ रहूंगा, प्लस लो या आइकॉनिक लो, आई विल बी योर इनफैक्ट गाइड थ्रू आउट द जर्नी। आइकॉनिक लेने में आपको यही होगा कि एक बहुत एक्सपीरियंस फेलो आपके साथ जुड़ेगा। मैं तो आपके साथ हूँ ही आपकी तैयारी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक ये है कि मेरा नया कोर्स आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स कब आ रहा है। तो अभी तक मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कराया हुआ है, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस बाकी है, आर्ट एंड कल्चर का एक पुराना सेशन अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी रिसेंटली खत्म हुआ है,
आप उन सब क्लासेस को देख पाओगे रिकॉर्डेड में, और लाइव क्लासेस एंशिएंट का अभी चालू कर सकते हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द एंशिएंट इंडिया क्लास। आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो पाएगी। इसके सिवा मेरे स्पेशल क्लासेस रहते हैं। ये स्पेशल क्लास मैं जनरली संडे को लेता हूँ। आई टेक द स्पेशल क्लास ऑन संडे। और मेरी टेलीग्राम चैनल है प्रतीक यूपीएससी। क्या है? प्रतीक यूपीएससी। आप इसको ज्वाइन करिएगा, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द स्पेशल क्लास। ये फ्री क्लासेस होते हैं, और ये फ्री क्लासेस आप इनफैक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगे। आपका डिस्कशन जो भी होगा, डाउट्स होगा, क्वेरी होगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लासेस को। मेरी चैनल को ज्वाइन करेगा, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। अब लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस टॉपिक। और हमने नेशनल मूवमेंट को पढ़ा था। नेशनल मूवमेंट को एज यूजुअल टाइमलाइन मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्लास हमने नेशनल मूवमेंट के अंदर देखा था तो 1850 के अंदर देखा था। 1850s में हमने देखा था कि कैसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की थी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे चला। 1870s तक आते आते क्या होता है, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस बनने की शुरुआत हो गई। और प्री कांग्रेस एसोसिएशन जब बन रहे थे तो 1885 तक कांग्रेस की स्थापना होती है। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कांग्रेस की स्थापना जिन्होंने की थी उनको हम लोग मॉडरेट्स के रूप में पहचानते हैं। ये मॉडरेट्स 1905 तक कांग्रेस के अंदर रहेंगे, और 1905 तक मॉडरेट्स के सामने एक और ग्रुप आएगा, एक्सट्रीमिस्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इनफैक्ट भारत के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। 1905 से लेके 1907 तक ये स्वदेशी मूवमेंट रहता है। इस दौरान कांग्रेस टूट जाएगी 1907 के अंदर, और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तभी 1906 के अंदर हमको मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है उसकी भी हमको स्थापना देखने को मिलती है। वी फाइंड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एज वेल। समय आगे गया, 1907 के आसपास हमको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का समय भी मिलेगा, और काफी सारे लोगों ने क्रांतिकारी घटनाएं करने की कोशिश की। 1909 में एक कानून आता है जिसका नाम है मॉरले मिंटो के रिफॉर्म्स। ये मॉरले मिंटो के रिफॉर्म्स भारत की आज़ादी के आंदोलन को पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि भारत के अंदर कम्युनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल वे के अंदर अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो इसके लिए अभी नहीं जा रहा हूं। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की थी, जब प्रीवियस क्लास को देखा था तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे फर्दर डेवलपमेंट हुआ, और 1915 तक आते आते भारत के अंदर मास नेशनलिज्म की शुरुआत होगी। ये मास नेशनलिज्म क्यों होता है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भारत में और पूरे दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी 1914 से, और उसके बाद गांधी इंडिया के अंदर आएंगे। गांधी जी ने 3 आंदोलन किया, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। फाइनली वी फाइंड कि 1919 तक आते आते गवर्नमेंट ने 2 कानून पास किए। एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स, और उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी रॉलेट नाम का जो कानून है वो भी पास होता है। 1919 से समय जब आगे गया तो 1922 का पीरियड आया, और 1920 से लेकर 1922 तक हमको देखने को मिलता है कि एक आंदोलन होता है जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत के साथ जुड़ा हुआ था और जलियांवाला बाग के साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग के अंदर जो घटना हुई थी उसमें न्याय दिलाने की बात भी होती है इसके अंदर, और स्वराज का जो गोल था वो भी फुलफिल करना बहुत जरूरी था। 1922 के बाद स्वराज पार्टी की शुरुआत होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग पावर के ऊपर आएंगे और स्वराज पार्टी को चलाएंगे। 1922 के आसपास ही हमको देखने को मिला 1922 से लेकर 1925 तक का पीरियड। ये पीरियड के दौरान काफी सारे चेंजेस हुए नेशनल मूवमेंट के अंदर। या 1929 तक का पीरियड जहां पे आरएसएस जैसी पार्टीज बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टी उभर के आएगी। भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की भी शुरुआत होगी, और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर हम लोग देखते हैं भगत सिंह जैसे लीडर्स भी उभर के आएंगे। हमने भगत सिंह के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। 1929 में कांग्रेस का गोल बदल जाता है और क्या हो जाता है, पूर्ण स्वराज का गोल हो जाता है। क्या गोल हो जाता है? पूर्ण स्वराज का गोल हो जाएगा। जब पूर्ण स्वराज का गोल कांग्रेस का होगा तो हमको क्या देखने को मिला, व्हाट वी फाइंड, कि उसके बाद ही 1930 के अंदर कांग्रेस ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों होता है, तो नमक का कानून तोड़ने के बाद होगा, और इसी के लिए उसको सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में भी पहचाना जाता है। दांडी के अंदर एक मार्च की शुरुआत होगी गांधी जी के द्वारा, और उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा। 1930 के बाद जब समय आगे चलता है तो 1932 तक आते आते ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप किया जाएगा वाया द डिस्कशंस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या होगी। इसी दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़ जाएगा नेशनल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन द प्रीवियस सेशन हमने कल के क्लास के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर डिस्कस किया था। मैं आपको बहुत ही पूरा थीमेटिकली समझाया हुआ है।
ये सब पॉइंट्स को हमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मैंने आपको ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करा दिया है दोस्त, है ना। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं आपको फिर से यही का यही पॉइंट आपको पढ़ाऊं, बट आपको खाली रिवाइज करा रहा था। आपको पता है कि पहले 5 मिनट में रिवाइज कराने में लगाता हूं, क्योंकि रिविजन से ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है मेरे दोस्तों, है ना। अब देखिए बात आगे चलती है। 1932 तक आते आते वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, लंदन में जाके डिस्कस करके वापिस आ गए। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई है। 1932 से लेके आगे का जब समय हम लोग देखते हैं, व्हेन वी सी द फर्दर डेवलपमेंट, तो वी फाइंड कि 1932 से लेके 1935 का जो पीरियड था वो वैक्यूम पीरियड था। क्या था? वैक्यूम पीरियड था। वैक्यूम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होंगे। बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जेल के अंदर थे, उनको इनफैक्ट सरकार ने बंद करके रख दिया था। बहुत सारे कानून व्यवस्था के इश्यूज चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम चल रहे थे, इसके कारण गवर्नमेंट ने इनफैक्ट उनको छोड़ा नहीं था, उनको जेल में डाल दिया था। 1935 में एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है दोस्तों, क्योंकि ये कानून के द्वारा भारत की शासन पद्धति को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई थी। दिस वाज द लॉ which tried to change and alter the whole Indian national movement. Why I'm talking about this law? क्योंकि ये लॉ के द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उसको भी बदला जाता है। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो की है ना। तो आपने देखा होगा पॉलिटी के अंदर बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके अंदर क्या हुआ, किस किस प्रकार के इसके प्रोविजंस थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ही भारत के अंदर इनफैक्ट एक फेडरेशन की डिमांड की। किसकी डिमांड की? फेडरेशन की डिमांड की। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फेडरेशन माय फ्रेंड? ठीक है, फेडरेशन का मतलब है कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर उस टाइम पे 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। कौन से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। और दूसरे थे इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? रजवाड़े। ठीक है, जो देशी रजवाड़े थे करीबन 550 के आसपास, उन सब के बीच में एक संघ बनने वाला था, और ये संघ के बीच में इनफैक्ट 3 लिस्ट बनने वाले था। ठीक है, तो पावर को डिवाइड करने के लिए देयर वर 3 लिस्ट दैट वर क्रिएटेड। वन वाज द सेंट्रल लिस्ट, आई वुड से द फेडरल लिस्ट, सॉरी माय बैड, उसको फेडरल लिस्ट के रूप में पहचाना जाता था। द फर्स्ट वन वाज द फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के साथ साथ हम लोग दूसरे लिस्ट को जब पहचानते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। और तीसरा हम लोग जब कहते हैं फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के साथ साथ द थर्ड लिस्ट दैट वी फाइंड इज द प्रोविंशियल लिस्ट। क्या कहते हैं? प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोविंशियल लिस्ट का फायदा ये था कि भारत के अंदर जो फेडरेशन बनने वाला था, ये फेडरेशन के अंदर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती थी। क्या दिया जाता था? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्ता। अब राज्यों के अंदर सरकारें अपने हिसाब से काम कर पाएगी। राज्यों की जो सरकार है उसके अंदर एक मंत्री परिषद होगा, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आज की तारीख में स्टेट्स के अंदर है। और वो मंत्री परिषद अपनी विधानसभा के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अपनी पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था वो चला पाएगी। ठीक है, सो वी फाइंड कि वाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ फेडरेशन वाज प्रपोज्ड। ये फेडरेशन ने इनफैक्ट भारत के अंदर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की शुरुआत की, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है तो 1937 तक आते आते भारत के अंदर इनफैक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। क्या होता है? प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे। और ये प्रोविंशियल इलेक्शंस किसके कानून के ऊपर हुए थे? तो याद रखेगा, इट वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओनली। और ये प्रोविंशियल इलेक्शंस में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक पार्टी के रूप में है, वो अपनी सरकारें बनाएगी। ठीक है, सो वी फाइंड मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। और कांग्रेस 1937 से लेके 1939 तक, कब तक? 1937 से लेके 1939 तक 28 महीनों के लिए फॉर 28 मंथ्स वो अपनी सरकारें बनाएगी, वो मिनिस्ट्रीज बनाएगी। और इस तौर के ऊपर हम लोग कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रूप में पहचानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यहां से ही शुरू होगा कि 1932 से तो कुछ हुआ नहीं, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 करके कानून पास किया गया। इसके आधार के ऊपर इनफैक्ट भारत के अंदर चुनाव होते हैं। ये चुनाव कहां पे होते हैं? राज्यों के अंदर और केंद्र में, दोनों में होंगे। राज्यों में ऑटोनॉमी दी गई थी, इसके लिए राज्यों की सरकारों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने की शुरुआत होगी। ये कांग्रेस की सरकारें भारत के अलग अलग राज्यों में काम करने की शुरुआत करती है। ठीक है, तो एज ऑलवेज हम लोग इनफैक्ट वही टॉपिक के ऊपर पहुंच जाते हैं सो दैट हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स थी
ये गवर्नमेंट के द्वारा हमको क्या देखने को मिला कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है वो कैसे काम करती है, और धीरे धीरे हम लोग समझ में आता है, धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि कैसे इनफैक्ट इंडिया की शासन व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाएगी। अब लेट अस सी एनसीईआरटी क्या लिखता है, व्हाट डज द एनसीईआरटी राइट्स अबाउट दिस थिंग, है ना। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मैंने अभी आपको बताया कि राज्यों के अंदर ऑटोनॉमी प्रमोट की गई थी, एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937। अब देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर 11 राज्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 11 राज्य। एनसीईआरटी के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है उसकी भी व्याख्या दी गई है। दे हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या लिखा गया है? कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन। मतलब क्या है कि एक संघ बनता है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर एक फेडरेशन की प्रमोशन की जाती है। फेडरेशन समझ में आता है कि नहीं आता आपको? फेडरेशन इनफैक्ट एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जनरली इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जैसे अब अमेरिका के अंदर आप देखोगे, यू माइट हैव सीन द स्टोरी ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर फेडरल सेटअप है, बिकॉज इट इज अमेरिका इज हैविंग अ फेडरल सेटअप, तो वी फाइंड कि वहां पे जो शासन व्यवस्था है उसमें फेडरेशन के द्वारा, उसमें जो फेडरेशन की जो पूरी की पूरी संघीय व्यवस्था है उसके द्वारा हमको क्या देखने को मिलता है, व्हाट वी फाइंड ऑफ दिस, वी सी कि इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेंटर स्टेट्स के बीच में जनरली काफी इक्वल होता है, या कभी कभी स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होता है। खैर इंडिया में स्टेट्स के पास उतना ज्यादा पावर नहीं था, पर स्टेट्स को थोड़ी बहुत शासन के अंदर इनफैक्ट ऑटोनॉमी थी, और इसी के कारण भारत के 11 राज्य थे। कितने थे? ब्रिटिश इंडिया के 11 राज्य थे, उसमें से 7 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है। कौन से? सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, आज का मध्य प्रदेश वाला रीजन। यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब आज का यूपी वाला उत्तर प्रदेश वाला रीजन। फिर आपको बॉम्बे मिलेगा, ठीक है, मद्रास मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, बिहार मिलेगा। ये वो स्टेट्स है जहां पे कांग्रेस की सरकारें बनेगी, ठीक है। फिर पंजाब के अंदर भी अगर आप देखोगे सिकंदर हैत खान जैसे लीडर्स ने अपनी सरकार बनाई थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर बनती है ना। तो टोटल 7 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस अपनी मेजोरिटी में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कुछ कुछ किताबों में 9 स्टेट्स भी लिखा गया है। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे बिपिन चंद्र और इन सब के अंदर, तो वहां पे 9 स्टेट्स लिखा गया। दोनों सही है, क्योंकि 2 स्टेट्स के अंदर उनकी है ना वो गठबंधन वाली, अलायंस वाली सरकार थी, साथ में तो उनकी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी। तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि जब हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने करीबन भारत के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अपनी सरकारें बनाई। अब देखिए बात क्या होती है, व्हाट इज हैपनिंग। ये जो कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने 1937 से लेकर 1939 तक, कौन से साल तक? 1937 से लेकर 1939 तक करीबन कितने साल तक रूल किया साहब? तो इन्होंने 28 महीने तक रूल किया। क्यों? क्योंकि इनकी जो सरकारें बनती है वो फरवरी 1937 में बनेगी, और अक्टूबर 1939 तक आते आते फाइनली इसका डिक्लाइन में होने की शुरुआत होती है, ठीक है। तो फरवरी 1937 में बनने की शुरुआत होगी, अक्टूबर 1939 में इसके डिक्लाइन की आपको शुरुआत मिलेगी। तो इस दौरान जो 28 महीनों का टाइम फ्रेम था, ये 28 महीने के अंदर ही विद इन दिस 28 मंथ्स व्हाट वी सी कि बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस होने की शुरुआत होगी। ये कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज जो है काफी सारे रिफॉर्म्स करती है इंडिया में। अब देखो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज को ऐसे तो बहुत ही लंबा टिकने का प्लान था, दे वांटेड टू डू सो मच फॉर द इंडियन पीपल, बट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। ऐसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है सितंबर 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। पता नहीं आप लोग ने वर्ल्ड वॉर को थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएट रीजंस के शुरू होने के पीछे का कारण क्या था, What was the immediate reason behind the starting point of World War? तो वो था हिटलर का पोलैंड के ऊपर आक्रमण। हिटलर ने जैसे ही पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, इसमें कांग्रेस ने क्यों रिजाइन कर दिया? व्हाई द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो 28 महीने तक रूल कर रही थी भारत के शासन व्यवस्था के तहत, उसको क्यों रिजाइन करना पड़ा? प्रश्न तो यही आएगा। नाउ द क्वेश्चन विल कम कि व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड? बिकॉज इफ दे वांटेड दे कुड हैव कंटिन्यूड टू रूल, बट कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज का मानना था, क्या मानना था? कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज का मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपने इंडिया को पार्टी बना दिया है। इंडिया इज ऑन दी अलाइड फोर्सेस, इज ऑन द साइड ऑफ द अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस का मतलब क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, फिर उसके बाद अमेरिका वहां पे जुड़ेगा। इन सबके साथ में इंडिया को पार्टी बनाया गया था। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 जो था उसमें 2 ताकतें थी। वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप देखोगे टेक्निकली वाज अ वॉर बिटवीन 2 लीडर्स। एक हिटलर था और हिटलर के सामने दूसरा कौन मिलेगा? चर्चिल। गेटिंग माय पॉइंट?
अब देखिए, चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड उसने ऑर्डर किया कि इंडिया हमारे साइड में है। समझे कि नहीं समझे? इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारे साइड में है। अब इंडिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या लेना देना साहब, ठीक है, तुम दोनों के बीच की लड़ाई है, तुम दोनों के बीच की लड़ाई है रिगार्डिंग इंपीरियलिज्म। तुम साम्राज्यवाद के तहत इनफैक्ट अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते फाइट करते करते अंदर अंदर फाइट कर रहे हो, तो उसमें इंडिया का क्या लेना देना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, वो कांग्रेस कहती है कि सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू आर इंक्लूडिंग अस इन द वर्ल्ड वॉर, बिकॉज द वर्ल्ड वॉर इज द इश्यू बिटवीन हिटलर एंड चर्चिल एंड मेनी अदर कंट्रीज, जिनके बीच में अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा, क्या कहा, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के लोगों ने यही चीज दोहराई और कांग्रेस के लोगों ने यही चीज दोहराते हुए कहा कि साहब देखने की कोशिश करो, हमको आपके साथ काम नहीं करना है। क्यों नहीं काम करना है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि आप इनफैक्ट हमको क्यों इंक्लूड करा रहे हो? तो सितंबर 1939 में जब 2 इयर्स कांग्रेस के कवर हो रहे थे और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एट दैट टाइम रियलाइज्ड कि इनफैक्ट हम लोग को यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज द केस। हाँ, आप समझने की कोशिश करो कि इनफैक्ट ये जो रेजिग्नेशन था, ये रेजिग्नेशन में पूरी स्टोरी क्या है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। क्रिटिकल ऑफ हिटलर क्या थी? कांग्रेस जो थी वो इनफैक्ट हिटलर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनका मानना यह था कि हिटलर कोई काम का नहीं है, हिटलर ने बहुत खराब चीज की है, ठीक है। द लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। क्या कर रहे हैं भारत के लोग? इनफैक्ट इनिशियली ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। उनका मानना यह था कि चलिए भाई, आप कोई बात नहीं, आप हिटलर के सामने फाइट करो, हम आपके साथ फाइट करने के लिए तैयार है। बट इन रिटर्न दे वांटेड इंडिया टू बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी यहां से ही हमको समझाता है कि भारत के लोगों ने क्या डिमांड किया। व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडिया डिमांडेड? इंडिया के पीपल ने एक ही चीज डिमांड की कि भाई जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, हमको क्या चाहिए? हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज हैपनिंग, हमको ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने सरकार को इनिशियली थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने के लिए अपना एक लॉलीपॉप दिया और सरकार को कहा कि देखिए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, युद्ध के अंदर हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको मैन मटेरियल, आपको आदमी चाहिए मरने के लिए, मारने के लिए, तो हम भारत की तरफ से सेना भेजेंगे, भारत की जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स है वो आपके साथ फाइट करने के लिए चले जाएंगे, बट हमको एक चीज प्रॉमिस करिए। क्या प्रॉमिस करिए? कि युद्ध के बाद तुरंत ही भारत को आजादी मिल जाए। देखो, ब्रिटिश वाज नॉट रेडी टू गिव द इंडिपेंडेंस टू इंडियन पीपल। ब्रिटेन कभी भी 1940s के दौर में इनिशियली जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि भारत को आजादी देंगे। उनका पहले से ही टारगेट था कि भाई इंडिया को है ना अपने गुलाम बना के रखना है, और बिकॉज इनका टारगेट ये था कि इंडिया को गुलाम बना के रखना है पूरी तरह से, तो ब्रिटेन ने इनफैक्ट ये डिमांड को गलत कहला दिया और क्या कहा कि देखिए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर डिमांड। हम आपकी कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इनफैक्ट इसी के कारण कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज है वो रिजाइन कर देगी, ठीक है। सो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का रिजाइन करने के पीछे का कारण क्या था? कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के रिजाइन करने का पीछे का कारण आपको एक फंडामेंटल यही मिलेगा कि कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज के लोग ब्रिटिश सरकार के साथ सहकार चाहते थे। ब्रिटिश सरकार को ये इनफैक्ट रियलाइज कराना चाहते थे कि वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट प्रोवाइडेड यू गिव अस इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। तो जब इनफैक्ट युद्ध का बाद भारत को आजादी की बात कराने की बात तो की गई है, पर ब्रिटेन ने दिया नहीं है हमको युद्ध, तो उसके बाद क्या हो गया, इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको पूछता है कि व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन द ईयर 1939? तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक हो गया, पहले दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के तहत जब शुरुआत होती है तो जब घटनाएं बनी, वो घटनाओं के कारण इनफैक्ट कांग्रेस रिजाइन कर देगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको रेजिग्नेशन का पता होना चाहिए कि क्या इसके पीछे जिम्मेदार था। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हमको देखने को मिलता है, व्हाट डू वी फाइंड, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ये सब बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन उस टाइम पे चल रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? और जब आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर ही तो 1940s का पीरियड अब चालू होता है। अब देखिए 1940s का पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है, 1940s का पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नेशनल मूवमेंट के अंदर 1940 के बाद क्या हुआ इतिहास के अंदर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर द ईयर 1940? याद रखिएगा 1940 का जो दशक था 1940s का, उसके बाद भारत का इतिहास बदल जाएगा। आपको थोड़ा बहुत यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द ईयर 1940, ठीक है। अब देखिए 1940 वाज अ लैंडमार्क ईयर। याद रखिएगा 1940 एक ऐसा साल था, बहुत ही लैंडमार्क ईयर के रूप में पहचाना गया है। क्यों लैंडमार्क है उसके पीछे का कारण बताता हूं आपको।
ये वो साल था जब हमको देखने को मिल रहा है कि शासन पद्धति के तहत बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। 1940 में ही हमको देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है, ये मुस्लिम लीग ने अपना फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अपने पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, सो 1940 में वी सी कि पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो जाती है। किसकी डिमांड शुरू हो जाती है? पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो जाएगी। वी फाइंड कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज मेड। कब हो जाती है? 23 मार्च के दिन, याद रखेगा, ऑन 23 मार्च 1940 वी सी द पाकिस्तान डिमांड विल बी मेड बाय द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या करती है कि भाई उनको पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान के सिवा कुछ और नहीं चलेगा। दे ओनली वांट पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड बिकॉज दे ओनली वांट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, तो उसके बाद इश्यूज आगे चले। 1940 के बाद समय आगे गया। एज एंड व्हेन टाइम जब प्रोग्रेस होगा तो बहुत सारे अब इश्यूज बनने की शुरुआत होगी। 1940 के समय जब आगे जाता है, when the period of 1940s will proceed further, तो we see कि 1941 तक आते इनफैक्ट गांधी जी एक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो 1940 के सितंबर में ही कर देंगे, एंड वी फाइंड ये सत्याग्रह को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था काफी सक्सेसफुल रहता है। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह काफी बड़ी मात्रा में सक्सेसफुल रहा। सरकार को लग रहा था कि भाई हमारे साथ लोचा हो गया, हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसी के कारण वी फील 1941 के एंड तक आते दिसंबर तक आते फाइनली हमको देखने को मिलता है कि समय बदलता है। दिसंबर के बाद इनफैक्ट जब टाइम आगे गया, प्रोसीड होता है, 1942 का पीरियड आया, और 1942 के पीरियड तक आते भारत के अंदर एक मिशन को भेजा जाता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। याद रखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, क्योंकि ये मिशन के द्वारा भारत की शासन पद्धति जो है उसको पूरी तरह से इनफैक्ट एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन को इंडिया के अंदर भेजा गया। ये वो क्रिप्स मिशन था जिसने भारत के अंदर एक अपना प्रपोजल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल। ये क्रिप्स मिशन के अंदर उसने जो प्रपोजल दिया था, ये प्रपोजल के तहत लिखा जाता है कि हम लोग भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है। क्या है? तैयार, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू गिव यू डोमिनियन स्टेटस टू द इंडियन पीपल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में क्या हुआ? व्हाट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जब इंडिया के लोगों को कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, तो लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। 1942 का ये पीरियड था जब जापान भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा था कि इंडिया के अंदर जापानीज इन्वेजन का एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था एट दैट टाइम, एंड देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि जापान माइट हैव इन्वेडिंग इंडिया। ठीक है, अब जापान कहाँ से आ गया? वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो आपने जान के, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर के साथ कौन कौन और लीडर हुआ करते थे? तो हिटलर के साथ आपको जनरल टोजो मिलेंगे जापान के, और मुसोलिनी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो जापान का जो इनफैक्ट जो लीडर था वो साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करके बैठ गया था। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या है कि आज का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वाला रीजन, थाईलैंड, और उसके बाद इंडिया की तरफ भी ये लोग आ रहे थे। तो जापानीज वर ट्राइंग टू एंटर इंडिया। मुसोलिनी जो है वो इटली के अंदर, और उसने नॉर्दर्न अफ्रीका वाले रीजन को कैप्चर किया था। हिटलर ने तो पूरा यूरोप को कैप्चर करके रखा था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि इंडिया के अंदर जापानीज इन्वेजन होने की शक्यता है। ऑलरेडी क्रिप्स का जो प्रपोजल है, किसका? क्रिप्स का जो प्रपोजल है वो डोमिनेंट स्टेटस का भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। भारत के लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, हमको तो आज़ादी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1929 के अंदर हमने किसकी डिमांड की थी? व्हाट वी डिमांडेड इन द ईयर 1929। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि 1929 एक ऐसा साल है जब भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। याद आया कि नहीं आया? सो वी हैड क्लियर कट डिमांडेड कि वी विल हैव नथिंग शॉर्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। हम लोग पूर्ण स्वराज से एक चीज कम नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद पिक्चर क्लियर था कि भारत की आजादी का आंदोलन अब आजादी के लिए ही होगा, अब कोई डोमिनेंट स्टेटस या कोई ऑटोनॉमी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आगे चलती है, द थिंग्स विल प्रोसीड फर्दर। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये जो प्रपोजल है डोमिनेंट स्टेटस का क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया जाता है, जापानीज इन्वेजन की एक बात होगी, और भारत के लोग बैकफुट के ऊपर थे, सरकार भी बैकफुट के ऊपर थी। तो उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि अगर भारत के अंदर तुरंत आज़ादी नहीं मिलती है तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन चालू कर दूंगा। और 8 और 9 अगस्त के दिन क्या होता है? 8 और 9 अगस्त के दिन किसकी शुरुआत हो जाती है साहब? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होगी। ठीक है, सो वी सी द क्विट इंडिया मूवमेंट, वी सी
द क्विट इंडिया मूवमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे महत्व का कोई बिंदु है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर 1942 के अंदर होगा, 1942 के अंदर होगा। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति के रूप में पहचानते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति के रूप में पहचानते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। क्यों अगस्त रिवॉल्यूशन? क्योंकि अगस्त महीने के अंदर हुआ था, इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, क्यों इसको अगस्त क्रांति के रूप में पहचानते हैं, व्हाई वी कॉल इट एज अगस्त क्रांति? बिकॉज इसने अगस्त महीने के अंदर बहुत बड़ी तूफानी आंधी लाई थी। अगस्त का मतलब है बहुत ही प्योर, गेटिंग माय पॉइंट है ना, तो इसके लिए अगस्त क्रांति के रूप में पहचानते हैं। ये इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के, और भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था संकल्प से सिद्धि तक 1942 से लेके 2017 तक, 1942 से लेके 2017 तक। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा भारत सरकार का प्रोग्राम चलता है संकल्प से सिद्धि तक, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। चलिए ठीक है, तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन सम अदर डे रिगार्डिंग द सेम कि ये क्या होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। बट एनसीईआरटी में क्विट इंडिया के ऊपर क्या लिखा गया है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू सी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में हुआ था, 1942 के अंदर हुआ था, और वन ऑफ द ब्लडीएस्ट मूवमेंट ऑन इंडियन हिस्ट्री होगा। याद रखेगा कि सबसे कोई वॉयलेंट मूवमेंट भारत के अंदर होता है तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है, ये फोटोग्राफ से भी हमको समझ में आता है कि किस तरह से रूथलेसली इसको सप्रेस कर दिया गया था, हाउ रूथलेसली इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी और द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की इनफैक्ट जो शुरू करने वाली पूरी की पूरी जो फोर्स थी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था, आपको पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपको पहला पॉइंट मिलेगा, वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो वी फाइंड महात्मा गांधी जी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनिशियली आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 की जब शुरुआत हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, तो गांधी जी पहले कोऑपरेट करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और मैं सरकार को साथ देने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप हमको इंडिपेंडेंस दे। बट इनफैक्ट जब गवर्नमेंट ने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके बाद यही गांधी जी 1942 तक आते आते अंग्रेजों को कहते हैं कि चलो बेटा, भारत छोड़ने का टाइम हो गया है, बिस्तरा पोटला बांध के निकल जाओ इंडिया से। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको जब पूछता है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें हमको दो चीज देखने को मिली। पहली चीज हमको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती है कि गांधी जी का स्टैंड बदल गया है। गांधी जी का स्टैंड बदल गया है। स्टैंड बदलने का मतलब ये होता है कि गांधी अब इनफैक्ट जो नेशनल मूवमेंट के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ अभी तक कोऑपरेशन की बात कर रहे थे। एक्चुअली गांधी जी को बहुत लोग ने क्रिटिसाइज किया है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, इंक्लूडिंग जवाहर हो गए, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स भी आपको मिलेगा कि गांधी जी को इनफैक्ट क्रिटिसाइज करेंगे। एंड व्हाई ही विल बी क्रिटिसाइजिंग, व्हाई गांधी विल बी क्रिटिसाइजिंग आई वुड से व्हाई गांधी विल बी क्रिटिसाइज्ड बाय द कांग्रेस लीडर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि गांधी जी गवर्नमेंट के प्रति बहुत सॉफ्ट रहते हैं। सॉफ्ट रहने का मतलब समझ में आता है, ठीक है, गांधी जी सरकार के प्रति ज्यादा वो है ना कठोरता नहीं दिखाते हैं, ज्यादा वो है ना आतुरता नहीं दिखाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है गांधी जी के क्रिटिसिज्म के पीछे, तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, विल बी डिस्कसिंग कि जैसे हमको समय मिलता है किस तरह से। बट एक चीज बहुत ही क्लियर कट था कि गांधी अब 1942 तक आते आते कॉपरेशन की बात नहीं करेंगे और वो बोलेंगे कि हमको अंग्रेजों को बोलना चाहिए कि क्विट इंडिया आपको करना है, यू आर सपोज टू क्विट इंडिया। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब पहला प्रश्न यहां से ये आता है, व्हाई द गांधी डिसाइडेड टू गिव द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया। गांधी जी क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि व्हाई द गांधी विल बी प्रोवाइडिंग द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया। तो गांधी क्विट इंडिया का नारा क्यों देते हैं, उसके पीछे 3-4 कारण आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला तो था एक तो क्रिप्स का प्रपोजल फेल होना। क्रिप्स का प्रपोजल का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आया था, कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आया था। ये क्रिप्स के मिशन के तहत बहुत बड़ी साजिश लग रही थी गांधी को, और गांधी का ये मानना था कि क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत के लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। और क्रिप्स मिशन को इसके लिए गांधी जी बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, और गांधी वहां तक कह देते हैं कि इट इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं साहब, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में पहचानते हैं कि भाई आप
आप इनफैक्ट ऐसी तारीख का चेक दे रहे हो जो कभी एनकैश नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू एनकैश। तो ये तो सिचुएशन थी आपकी पूरी पोस्ट डेटेड चेक के अंदर। बट इनफैक्ट गांधी जी ने बहुत क्लियर कट कहा कि द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया, भारत के अंदर से अंग्रेजों को क्विट इंडिया करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब टू द पीपल ही से डू और डाई, क्या बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, इनफैक्ट बोला जाता है कि आपको डू और डाई करना है। ठीक है, अब ये जो डू और डाई का जो नारा था किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, याद रखेगा कि डू और डाई का जो स्लोगन है वो देने वाले जेंटलमैन थे यूसुफ मेहर अली। कौन थे, यूसुफ मेहर अली। हु वाज यूसुफ मेहर अली माय फ्रेंड, यूसुफ मेहर अली कौन हुआ करते थे, वही जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट पता होनी चाहिए कि साइमन गो बैक का नारा जिन्होंने दिया था वही राष्ट्रवादी नेता ने क्विट इंडिया का भी नारा दिया था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे भाई साहब, है ना। और इससे ही हमको समझ में आता है कि यूसुफ मेहर अली का एक स्लोगन का जो एक इंपैक्ट है वो कितना बड़ा पड़ता है। तो हम लोग देखें 1928 में साइमन की घटना हुई, आज ऑलमोस्ट 92 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट वी स्टिल रिमेंबर दिस गोल ऑफ साइमन गो बैक है हम लोग, है ना। इनफैक्ट जब स्कूल में भी हुआ करते थे तो एक नारा हमेशा याद रहता था, साइमन, फिर पीछे पब्लिक बोलती थी गो बैक। हाँ, तो ये जो साइमन गो बैक है, ये साइमन गो बैक का जो पूरा आइडिया है वो हमको क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण ही ये था साहब। ठीक है, क्योंकि नारा बहुत ही कैची नारा था, वो जो स्लोगन था बहुत ही कैची था। जिंगल होता है ना, जैसे आज की तारीख में आपने ये मीडिया के अंदर देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा होगा, तो लोग जिंगल बनाते हैं और इतना कैची जिंगल बनाते हैं आपके दिमाग के अंदर धूम घूमती रहती है, उसकी जो पूरी रिदम है वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये मिलेगा आपको क्विट इंडिया के अंतर्गत। तो वी सी कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको ये पहला पॉइंट मिलेगा, डू और डाई का नारा दिया जाता है। अब देखो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डू और डाई, डू और डाई क्या होता है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूं। अब देखिए डू और डाई का मतलब गांधी जी कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो गए थे, वैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है, बट एनसीईआरटी लिखती है कि वी मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। कैसे फाइट करना है, हमको अंग्रेजों के सामने फाइट तो करना है पर शांतिप्रिय रूप से फाइट करना है, ना ही धिंगाना मचा के फाइट करना है। ठीक है, सो इट इज सेड कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर गांधी जी ने लोगों को कहा था कि भाई हमको शांतिप्रिय रूप से फाइट करना है। बट जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वी सी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर बहुत ही रूथलेस सप्रेशन होता है। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर करीबन 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं व्हेन द सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट विल टेक प्लेस। गवर्नमेंट इतनी रूथलेस हो चुकी थी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके, तो उसने बहुत सारे लोगों को कुचल दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। ये सब घटनाएं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर मिलती रहेगी। खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, हमको क्या देखने को मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, इसमें डू एंड डाई का नारा दिया गया। अब देखो गांधी जी ने 8 और 9 अगस्त के दिन ये आंदोलन की शुरुआत की। 8 अगस्त के दिन ऑफिशियली आंदोलन होता है गोवाड़िया टैंक। क्विट इंडिया मूवमेंट कहां शुरू हुआ था, बॉम्बे के अंदर से होता है, गोवाड़िया टैंक में, आजाद मैदान जो है वहां पे। और उसके बाद सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को चलने दिया, जो पहले के रूप में चला करता था, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इनफैक्ट ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। द पीपल ऑफ कांग्रेस एंड द लीडर्स ऑफ द इंडियन मूवमेंट विल बी लाइक नो ओवरशेडोइंग द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनफैक्ट जैसे ही ये आंदोलन चालू होता है तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को क्या कर दिया साहब, जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर हम कोई भी आंदोलन को चलने देंगे तो चलते चलते ये आंदोलन हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। द मूवमेंट विल बी ओवरशैडोइंग द गवर्नमेंट विल बी ओवरपावर्ड बाय द इंडियन लीडर्स। सरकार इतनी इनफैक्ट कमजोर हो जाती है बाद में की बात मत करो। और इसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टॉप कराने के लिए इन्होंने काम किया। अब देखो क्या कहानी है। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत इन्होंने ये सोचा था कि हम लोग इसको सप्रेस कर देंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत इन्होंने ये सोचा था कि आराम से हम लोग उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर अरेस्टेड, वी सी कि इट अट्रैक्टेड द यूथ पॉपुलेशन, इट ऑल्सो अट्रैक्टेड द पीजेंट्स। हमारे जो किसान थे उसको भी अट्रैक्ट करता है, और इसके कारण हमारे जो पीजेंट्स थे, हमारी जो यूथ पॉपुलेशन थी, ये दोनों इससे अट्रैक्ट होगी। बहुत ही लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो वी फाइंड द वुमेन पार्टिसिपेशन, वी फाइंड द यूथ ऑफ इंडिया गेटिंग पार्टिसिपेटेड, वी फाइंड द पीजेंट्स गेटिंग पार्टिसिपेशन, और इसके कारण ये मास मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है? मास मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब ये मास मूवमेंट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है?
व्हाट हैपन्स, अब प्रोटेस्ट नए नए तरीके से शुरू होता जाएगी, ठीक है। सो क्या देखने को मिला हमको, क्या देखने को मिलता है इसके अंदर से, तो वी फाइंड कम्युनिकेशंस ऑफ द स्टेट एंड द सिंबल्स ऑफ द अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। भारत के अलग अलग रीजन के अंदर, भारत के अलग अलग प्रदेशों में जितने भी इनफैक्ट आपके ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल से उसको टारगेट किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की जाएगी। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको ओन गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। अब ओन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, वी सी कि ओन गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करा दिया जाता है। 3 जगह थी, आपको जगह याद ना रखनी हो तो आप लिख सकते हो अपनी किताबों के अंदर। एक थी बलिया, बलिया जो है आपको यूपी के अंदर मिलेगी। फिर दूसरी आपको तामलुक मिलेगी, तामलुक, तामलुक इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। फिर तीसरी आपको यहाँ पे मिलती है एट अ प्लेस कॉल्ड एज सतारा, सतारा इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। ये 3 जगह ऐसी थी जहां पे इनफैक्ट आपको लार्ज स्केल पैरेलल गवर्नमेंट्स मिलेगी, और ये पैरेलल गवर्नमेंट्स थी जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि भारत के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी थी। और ब्रिटिश को जब पता चलता है कि भारत के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी है, वहां पे जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसको टॉपल कर दिया जाता है। जो सिंबल्स ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, सिंबल्स ऑफ द स्टेट, जहां पे बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेज हुआ करती थी, कोर्ट कचहरियां हुआ करती थी, सिविल सर्वेंट्स की जो मेन दफ्तर हुआ करते थे उसको आग लगाई जाती है। तो बहुत ही वायलेंट मूवमेंट था। तो ब्रिटिश ने इनफैक्ट इसी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, सप्रेशन करने की भी कोशिश की। तो वी फाइंड लार्ज स्केल सप्रेशन, वी फाइंड लार्ज स्केल रिप्रेशन बिहाइंड दिस मूवमेंट। ये जब आंदोलन होता है तो इसमें बड़ी मात्रा में सप्रेशन और रिप्रेशन भी देखने को मिलता रहता है। 1943 तक आते आते 1943 तक आते आते क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर करीबन 90,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट होते हैं। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मास मूवमेंट होगा। अगर 90,000 लोग अरेस्ट हुए, मतलब नहीं करके 9 लाख से ज्यादा लोग ने पार्टिसिपेट किया होगा डायरेक्टली, ठीक है, उससे भी ज्यादा लोगों ने किया था, क्योंकि 10%, और इतनी तो साहब इनकी पास जेल की कैपेसिटी भी नहीं थी साहब, कितनी जेल बनाओगे साहब, है ना। तो ये तो सिचुएशन थी अंग्रेजों की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ब्लडी मूवमेंट था, और इनफैक्ट बहुत सारी जगहों के ऊपर जब आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेजों ने बहुत ही रूथलेसली सप्रेस किया। आप समझिए कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उसमें मशीन गन से फायरिंग किया जाता है बाय जनरल डॉयर, पर जनरल डॉयर इनफैक्ट जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस था वहां से अंदर जाएगा, पर वहां पे अपनी गाड़ी नहीं लेके जा पाता है। तो ही विल बी गोइंग बाय फुट, वो पैर से चल के जाता है। उसके पास जो सिपाहियों की जो टुकड़ी हुआ करती थी, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट ही कैरीड विथ हिमसेल्फ, उनको उसने ऑर्डर दिया कि आपको फायरिंग करना है, और उन सब ने इनफैक्ट हाथ से फायरिंग किया था। वो हाथ से फायरिंग जब किया था तभी भी 1500 लोग मारे गए थे साहब। हाथ से फायरिंग, जब आप नॉर्मल हैंड गन से जब फायरिंग करते हो, आपके हाथ के अंदर जो बंदूक होती है 303 जैसी, या आपकी जो मशीन गन उस टाइम पे थोड़ी बहुत हुआ करती थी, उससे जब आप फायरिंग कर रहे हो तो भी इनफैक्ट 1500 लोग से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई। आप क्विट इंडिया के ऊपर क्या कर रहे थे, भारत के लोगों के ऊपर आप मशीन गन से फायर कर रहे थे, वो भी एयरप्लेन से। अब एयरप्लेन से का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन है, अगर ये आपका प्लेन है और प्लेन के ऊपर से जब आप फायरिंग करते हो, व्हेन यू आर फायरिंग फ्रॉम द प्लेन, जब आप प्लेन के ऊपर इनफैक्ट फायर कर रहे हो भारत के लोगों के ऊपर, तो भारत के लोग जो नीचे खड़े हैं साहब, भारत के लोग साहब जो नीचे खड़े हैं उनके ऊपर किस तरह से रूथलेसली आपने सप्रेस किया होगा साहब, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि प्लेन वेन से फायरिंग करना, ये सब बहुत ही रूथलेस ऑपरेशन था, और इसके कारण हमको देखने को मिला कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही, मैं कहूंगा, वायलेंट मूवमेंट था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसे हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि ये वायलेंट तो था, वायलेंट के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि इसमें लीडर्स नहीं हुआ करते थे, लीडरलेस मूवमेंट हुआ था। लीडरलेस मूवमेंट के साथ साथ अंडरग्राउंड मूवमेंट आपको बहुत सारी बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। अब व्हाट डू मीन बाय द अंडरग्राउंड मूवमेंट? हाँ, तो ये आंदोलन ने बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया था। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को जब जेल में डाला जाता है, व्हेन मेनी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर जेल्ड, तो उस दौरान हमको वही देखने को मिला कि कांग्रेस के बगैर भी ये आंदोलन चालू रहेगा, और ये आंदोलन इनफैक्ट इतना ब्लडी हो जाता है, वहां बहुत लोग को मारा भी जाता है। अब देखिए कि उसके बारे में हमको 2-3 चीजें यहां पे मिलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आपको एक कहानी दी गई है, ये कहानी के अंदर आपको वीर लखन नायक की बात की गई है। गेटिंग माय पॉइंट, वीर लखन नायक की बात की गई है।
वीर लखन नायक इनफैक्ट उनको फांसी दे दी जाती है बाय द गवर्नमेंट, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो हु वाज वीर लखन नायक, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी कि वीर लखन नायक जैसे भगत सिंह का हमने देखा था या और भी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इनके बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीर लखन नायक जो थे, पहला तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हु वाज वीर लखन नायक। तो हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर थे जिन्होंने आजादी के लिए आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में कौन लिखता है, इनके बारे में कौन लिखता है, तो ही विल बी मेंशन्ड बाय बाजी मोहम्मद। बाजी मोहम्मद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा, जो 1930 के दौरान इनफैक्ट उस टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, ठीक है। तो नबरंगपुर इज अ प्लेस इन उड़ीसा जहां पे इनफैक्ट आपकी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। अब क्या लिखा जाता है, ऑन 25 अगस्त 1942, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है साहब 1942 के 8 और 9 अगस्त के दिन, ठीक है। 8 और 9 अगस्त के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो जब 8 एंड 9 अगस्त के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, जब 8 और 9 अगस्त के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होगी, तब आपको ये सब घटनाएं देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ऑन 25 अगस्त 1942 19 people died on the spot in the police firing at पपरांडी इन नबरंगपुर, ठीक है। नबरंगपुर करके जो जगह है, वहां पे जो पपरांडी जो इनफैक्ट जगह है इनफैक्ट उड़ीसा के अंदर, वहां करीबन 19 लोग मारे गए। मैनी डाइड देयर आफ्टर फ्रॉम देयर वुंड्स, ओवर 300 वर इंजर्ड, मोर देन 1000 वर जेल्ड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, several were shot. वीर लखन नायक who was a tribal leader was hanged by the British। आप देखिए कि कितना रूथलेस मूवमेंट था। तो मैंने आपको बताया कि प्लेन के ऊपर से गोलियां चलाना। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड इन अ रूथलेस वे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड इन अ रूथलेस वे बाय फायरिंग फ्रॉम द प्लेन्स, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर डाल देगा। तो यूपीएससी की क्या आदत ही है पहले से, यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। वो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ही ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है और स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी यहां से बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन निकालता रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि उनको फांसी दे दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। तो हु वाज ही, याद रखिएगा। और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। किसने किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों आपका फंडामेंटल पॉइंट्स पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब नायक के बारे में कौन लिखता है? बाजी मोहम्मद लिखते हैं। नायक बाजी टेल्स अस, बाजी मोहम्मद वाज स्टिल अलाइव, ठीक है, वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। अब वो कहते हैं कि वाज नॉट वरीड अबाउट बीइंग एग्जीक्यूटेड, ओनली सेड टू नो दैट ही विल नॉट लिव टू सी द फ्रीडम्स डॉन। अरे भाई कैसे क्रांतिकारी थे भगत सिंह। क्या कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म भी मिलता तो मैं अपनी देश सेवा के अंदर लगा देता। भगत सिंह क्या कहते थे साहब, ठीक है। भगत सिंह कहते थे कि अगर मुझे सेकंड लाइफ भी मिलती है, अगर मुझे दूसरा जन्म, पुनर्जन्म होता है मेरा, तो मैं पूरा का पूरा अपना जो लाइफ है वो कंट्री के लिए समर्पित कर दूंगा। बाजी मोहम्मद क्या कहते हैं कि मुझे दुख वो बात का नहीं है कि आप मुझे फांसी दे रहे हो, मुझे दुख वो बात का है कि मैं आजादी को नहीं देख पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू सी द डॉन ऑफ द इंडिपेंडेंस। डॉन समझ में आता है कि नहीं आता? अर्ली मॉर्निंग जो होती है, इस रात की सुबह नहीं। कभी कभी हम लोग हिंदी के अंदर एक स्लोगन को यूज करते हैं, इस रात की सुबह नहीं। व्हाट डू मीन बाय इस रात की सुबह नहीं? इसका मतलब यह होता है कि बहुत लोगों को लग रहा था कि भारत को कभी आजादी मिलेगी नहीं। ब्रिटिश युग के कारण या ब्रिटिश शासन के कारण भारत एक अंधकारमय जीवन के अंदर चला गया था। इंडिया वॉज सफरिंग इन लिटरली आई वुड से डार्क पीरियड व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर अस, एंड देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल हु वर वेरी मच पेसिमिस्ट आई वुड से, जिनको लग रहा था कि भारत को कभी आजादी मिल ही नहीं सकती। कुछ कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनको पता था कि आज नहीं तो कल हमको आजादी मिलने वाली है। नसीब इनफैक्ट उनके साथ इतना खराब वो होता है कि उनको अपनी आजादी की जो सुबह है वो देखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो वी फाइंड कि इस रात की सुबह नहीं का जो कंसेप्ट है यहां पे मिलेगा। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल। आप समझिए कि कितने बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे। तो आपको पूछ सकता है कि बाजी मोहम्मद कौन थे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वीर लखन नायक कौन हुआ करते थे, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ करता था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज, ही ऑफर्ड सत्याग्रह मेनी टाइम्स ओवर, ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सर्व्ड लॉन्ग जेल टर्म्स, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में
हमको 2-3 लीडर्स का नाम पता चला। एक तो आपके यूसुफ मेहर अली, उसके बाद बाजी मोहम्मद के साथ साथ वीर लखन नायक जैसे लीडर्स भी मिलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चालू था, व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, उसके कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर ही, उसके कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ही हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक और लीडर देखने को मिलते हैं। हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक और लीडर देखने को मिलेंगे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। अब हु हुआ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन हुआ करते थे, उनके बारे में जब हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन क्या था और वो क्या चाहते थे इंडिया को नेशनल मूवमेंट को लेकर। अब देखिए, हम लोग जब सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा बहुत इतिहास मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेताजी को समझना बहुत जरूरी है। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि हिज कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट और ये कौन हुआ करते थे। ठीक है, अब नेताजी का थोड़ा बहुत फैमिली हिस्ट्री मैं आपको समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू द फैमिली हिस्ट्री सो दैट आपको आराम से पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। एक्चुअली ये बहुत ही यंग एज में, थोड़ा इनका हिस्ट्री बता देता हूँ। 1916 के आसपास ये जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर बंगाल के अंदर, तो उन्होंने अपने एक प्रोफेसर के साथ हाथापाई कर दी थी और उनको तमाचा भी मार दिया था, क्योंकि इनके प्रोफेसर ने भारत का अपमान किया था। एंड नेताजी वाज वन सच लीडर जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि भारत का अपमान हो। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया कि इनको लंदन भेजा जाए पढ़ने के लिए। तो देन ही वाज सेंट टू लंदन और वहाँ पे ICS के एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, तो ही क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब जब उन्होंने ICS का एग्जाम क्लियर किया तो 1920 का दौर था, जब ही क्लियर द ICS, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया। दिस वाज द पीरियड ऑफ 1920s और 1920 के दौरान जब उन्होंने ICS का एग्जाम क्लियर किया तो भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग एट इट्स पीक। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक के ऊपर था उस दौरान, तो उसी दौरान नेताजी ने रिजाइन कर दिया अपनी एग्जामिनेशन से, मतलब सर्विसेज से। उस टाइम पे उनकी ट्रेनिंग चालू थी वहां लंदन के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू इनफैक्ट स्टे इन द सर्विसेज। तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि नेताजी नेशनल मूवमेंट के अंदर आ गए। अब देखो, नेताजी का जो अप्रोच था वो थोड़ा अलग था। गांधी जी का अप्रोच जो है वो कैसा है? व्हाट वाज द गांधी जी अप्रोच? गांधी जी का अप्रोच ये था कि हमको सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार के साथ बातचीत करके उनके साथ इश्यूज को सेटल करके आगे चलना चाहिए। पर सुभाष चंद्र बोस का बहुत क्लियर कट मानना था कि हमको इनफैक्ट सोशल आइडेंटिटी के रूप में चलना है, साथों साथ हमको रेडिकल आइडेंटिटी के साथ जाना है। अब देखिए, व्हाट वाज द रेडिकल नेशनलिज्म? उनका मानना था कि ब्रिटिश को बाय फोर्स का मतलब क्या है कि हम लोग उनको है ना ताकत से हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? ताकत से हटा देंगे। विल बी रिमूविंग द ब्रिटिश फ्रॉम द फोर्स पावर। ठीक है, तो इसके कारण नेताजी का थ्रू आउट नेशनल मूवमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी आपको वो है ना तलवार के धार के तरह शमशीर, वो है ना शमशीर के साए के तले जन्नत पलती है। एक उर्दू के अंदर एक शेर है, यह कहावत है कि शमशीर के साए के तले जन्नत पलती है। ठीक है, तो उनका मानना यह था कि अगर आपको इंडिया को कंट्रोल करना है और ब्रिटिश को हटाना है, इंडिया तो जन्नत जैसा है साहब, है ना, तो आपको हमेशा वो है ना तलवार का यूज करना पड़ेगा। आप गांधी जी के बताए रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते। ठीक है, सो बोथ वाज हैविंग दी सोशलिस्ट लीनिंग्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उनके जो विचार थे वो कैसे थे? समाजवादी थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमको नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करनी चाहिए, हमको जो है प्लानिंग मॉडल के ऊपर चलना चाहिए। इनफैक्ट यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने 1938 के अंदर भारत के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कराई थी। किसकी कराई थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कराते हैं, याद रखिएगा। ही विल बी एस्टेब्लिशिंग द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन द ईयर 1938 और कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड अगेन इन द ईयर 1939। पर 1939 में ही विल बी रिजाइनिंग बिकॉज ऑफ हिज इश्यूज विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर इनके इश्यूज थे, इसके लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। खैर, वो रिजाइन क्यों किया था उसके पीछे लंबी कहानी है, पर आपको थोड़ा बहुत उनका इतिहास बताता हूं। 38-39 के अंदर उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद उन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो एक थोड़ी बहुत लेफ्ट, मैं कहूंगा कि सोशलिस्ट आइडेंटिटी के साथ जुड़ने वाली संस्था थी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है
वो इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़ेंगे। अब देखो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनती है आपकी सितंबर या मैं कहूँगा जुलाई सितंबर 1942 के अंदर, सितंबर 1942 के अंदर, और नेताजी इसकी आगेवानी करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 1943। ठीक है, तो क्या होता है कि नेताजी जो है वो काफी कांग्रेस के अंदर कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में थे। तो उन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड दिस बॉडी कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सरकार की नजर में आ चुके थे, ही वाज इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को लग रहा था कि नेताजी कुछ बड़ा क्रांतिकारी घटना करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको हाउस अरेस्ट के अंदर रखा था। ही वाज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट उनको घर के अंदर ही लॉक करके रखा था। उनको आदेश दिया गया था कि तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस, है ना। सो बिकॉज नेताजी वॉज नॉट अलाउड टू गो ऑफ द हाउस, वो अपने घर के बाहर नहीं जा सकते थे, तो उसके कारण फिर इश्यूज क्रिएट होंगे और गवर्नमेंट ने उनको दबाने की पूरी तरह से एक साजिश भी कर दी थी। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, गांधी जी के साथ उनके विचार कहीं मैच नहीं होते थे। इंस्पाइट ऑफ उनके गांधी जी के साथ विचार नहीं होते थे, उन्होंने इनफैक्ट जब अपना घर छोड़ दिया उसके बाद एक बार आपका जो रेडियो था, वो रेडियो के द्वारा गांधी जी को बापू के नाम से एड्रेस किया गया था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनका कंट्रीब्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहले इनका थोड़ा बहुत मैं आपको यहां से व्हाइट बोर्ड से ही समझा दूंगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम लोग जब बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम लोग जब बात करेंगे तो इनका स्टोरी क्या है। तो पहले आईसीएस की एग्जाम उन्होंने क्लियर की, इंडियन सिविल सर्विसेज की, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर सदस्य बने, ही बिकेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर इनके बहुत ही अधीन मित्र हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू उनके फ्रेंड भी हुआ करते थे। उसके बाद 1938 और 1939 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक तो हरिपुरा सेशन, और हरिपुरा के बाद त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी इज ए प्लेस नियर जबलपुर, यहां पे भी इनफैक्ट कांग्रेस का सेशन हुआ। ये त्रिपुरी सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देंगे, ही विल बी रिजाइनिंग विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक बॉडी बनाई। किसकी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जो पार्टी थी, इसके द्वारा आजादी का आंदोलन कंटिन्यू कराएंगे। अब धीरे धीरे जैसे समय आगे गया, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस, तो गवर्नमेंट ने उनको 1940-41 के बीच में अरेस्ट कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। हाउस अरेस्ट करने का मतलब क्या है कि उनको जेल में डाल दिया था, पर घर के अंदर ही जेल बना के डाला गया था। उसके बाद 1941 में वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, वो सीक्रेटली चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? पहले अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान से यूरोप चले जाएंगे। ठीक है, सो ही विल बी गोइंग टू यूरोप, और यूरोप में हिटलर को मिलते हैं। हिटलर को मिलने के बाद कहते हैं कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द यूरोपियंस, जो ब्रिटिश है इनफैक्ट उनके सामने। और हिटलर की मदद से ही वो जापान के कांटेक्ट में आए, और जापान के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो सिंगापुर के अंदर वापिस आ जाते हैं। सो वी फाइंड ही विल बी कमिंग टू सिंगापुर, और सिंगापुर के अंदर एक आर्मी जो थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। किसकी था? इंडियन नेशनल आर्मी। ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, सो इंडियन नेशनल आर्मी करके जो बॉडी है, इंडियन नेशनल आर्मी करके जो बॉडी है, वो स्थापना की गई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर 1942 बाय कैप्टन मोहन सिंह। किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह। पर होता यह है कि ये जो कैप्टन मोहन सिंह है, इनकी जापानीज के साथ लड़ाई हो जाएगी, और इसके कारण अगेन इन द ईयर 1943 जुलाई महीने के अंदर नेताजी एससी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सिंगापुर के अंदर पहुंचेंगे, और सिंगापुर के अंदर पहुंचने के बाद, साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचने के बाद, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को पूरी तरह से रिवाइव किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने एक अलग से अपनी सेना बनाई, और जापान की फौज, इन दोनों ने मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्लान कर दिया। और इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि साउथ ईस्ट एशिया से जापानीज का भारत की तरफ आक्रमण हो सकता था। साउथ ईस्ट एशिया से, यहां से अगर आप देखोगे तो जापानीज वर ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स इंडिया, एंड जापानीज विद द हेल्प ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जो नेताजी की आर्मी थी, ये सिंगापुर है आपका, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और यहां से लोग आगे आ रहे थे, दे वर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। और यहाँ पे इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपको जानकारी होगी, कोहिमा करके जगह है, और दूसरी है इम्फाल। पता है कि नहीं पता आपको? ये इम्फाल और कोहिमा के अंदर ब्रिटिश आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच में लड़ाई होती है विद द जापानीज, और उस दौरान इनफैक्ट बहुत बड़ी लड़ाई होती है बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द इंडियन नेशनल आर्मी एंड द जापानीज।
इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो नेताजी की जो सेना है, जापानीज आर्मी जो है, इसका पराजय होता है, ठीक है। सो इन द बैटल ऑफ कोहिमा वी सी द इंडियन नेशनल आर्मी गॉट डिफीटेड, द आईएनए गॉट डिफीटेड, और आईएनए डिफीटेड हो जाती है। उसके बाद नेताजी का धीरे धीरे जो अपना जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, जो अपनी सेना के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है साहब, है ना, डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सो क्या लिखा गया है इसके अंदर? लिखा जाता है कि रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लीनिंग्स बोस डिड नॉट शेयर द गांधी जी आइडियल ऑफ अहिंसा। क्या कहते हैं कि गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आजादी चाहिए तो हमको ताकत के द्वारा मिलेगी, हमको बल के द्वारा मिलेगी। दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन इन जनवरी 1949 ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कैलकाटा होम, वो अपना घर छोड़ देते हैं। वेंट टू सिंगापुर वाया जर्मनी, मैंने बताया यूरोप से होते हुए सिंगापुर पहुंचे। रेज द इंडियन नेशनल आर्मी, और उसका ही नाम है आजाद हिंद फौज, और इनका टारगेट ये था कि हम लोग भारत को आज़ादी दिलाएंगे फ्रॉम द ब्रिटिश। और इस तरह से हम देखने को मिलता है 1944 के मई महीने तक आते आते इंडियन नेशनल आर्मी ने इनफैक्ट भारत के ऊपर आक्रमण किया और ब्रिटिश के सामने लड़ाई भी की। बट कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई है, उसके अंदर इंडियन नेशनल आर्मी को बहुत बड़ा सेटबैक पड़ा। और ये सेटबैक के बाद फाइनली हमको यही देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो कैंपेन है वो फेल हो जाता है। बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर्स थे उनको पकड़ा जाता है बाय द गवर्नमेंट, और कहा जाता है कि क्यों भाई हमारे सामने विद्रोह कर रहे हो, वाई यू आर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट अस, वाई यू आर ट्राइंग टू फॉर्म योर ओन आर्मी। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द आईएनए ट्रायल्स। इसको कहते हैं रेड फोर्ट ट्रायल्स। क्या कहते हैं? रेड फोर्ट ट्रायल्स। तो उसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि रेड फोर्ट ट्रायल्स कैसे शुरू हुए। पर 1944 तक आते आते आपकी जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो भी फाइनली कंक्लूड हो जाएगी, एंड वी सी नेशनल मूवमेंट अब लास्ट फेज के अंदर चला जाएगा, दैट इज नोन एज टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। भारत कैसे आज़ाद होता है और भारत का कैसे बंटवारा होता है उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से ही हमने आज का सेशन को कंक्लूड करते हैं। आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं 8 और 9 अगस्त के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होना। 1943 तक आते आते उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। उसके बावजूद भी हमको देखने को मिला कि इंडियन नेशनल आर्मी जैसी आर्मी बना दी जाती है बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड वी सी के बहुत बड़ी इंपैक्ट हो सकती थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। नेताजी शायद सक्सेसफुल हो सकते थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, बट 1944 के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद, किसकी? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का पराजय हुआ। कभी समय मिले तो सर्च करिएगा बैटल ऑफ कोहिमा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटल्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध की जो पूरी की पूरी इतिहास बदलने वाली कोई घटना थी तो दैट वाज द बैटल ऑफ कोहिमा। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को किसी ने जिताया है तो वो बैटल ऑफ कोहिमा ने जिताया है, ठीक है। तो आप कभी आइएगा प्लस के कोर्सेज के अंदर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेताजी के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है। नेताजी और गांधी जी के विचारों के ऊपर मेरा अभी जो प्लस का कोर्स खत्म हुआ है उसमें मैंने 2.5 घंटे के आसपास डिस्कशन कराया है ऑन द आइडियाज ऑफ गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द जर्नी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कि कैसे वो नेताजी बनते हैं। इनफैक्ट इट वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओनली जिन्होंने गांधी जी को बापू कहा था, ठीक है। तो फादर ऑफ द नेशन जो है वो उन्होंने अपने रेडियो के एक संदेशा के द्वारा किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे सिंगापुर के अंदर इंडिया की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, ही विल बी एस्टेब्लिशिंग और फ्री इंडिया गवर्नमेंट इन सिंगापुर। खैर वो फिर ब्रिटिश आके उसको डिसमेंटल कर देंगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट था जिसने इंडिया को एक नई दिशा दिखाई है। 1944 के बाद जो लास्ट पीरियड है नेशनल मूवमेंट का, वो है 1945 से लेके 1947 तक का पीरियड है। ये पीरियड में बहुत सारी घटनाएं होगी। ये कैसे घटनाएं होती है और कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे और इंडिपेंडेंस के साथ साथ हम लोग कहाँ पार्टीशन की तरफ जाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे और फाइनली ये चैप्टर है उसको भी कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन फॉर द टुडेस क्लास ओवर हियर। और मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स जो अभी चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप, रेगुलर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो।
आई विल सजेस्ट यू कि आप इनफैक्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि उसमें मेरी भी आपको मेंटरिंग मिलेगी और एक पर्सनल कोच भी दिया जाएगा। तो 2 पर्सन्स विल बी देयर हु विल बी कनेक्टेड विथ यू इन योर प्रिपरेशंस। मैं तो कनेक्टेड रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PN Live रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा। ये कोड सब जगह पे अप्लाई कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। बट इफ यू यूज द कोड इन द UPSC कैटेगरी तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद कर पाऊंगा इन द प्रिपरेशन। और तैयारी के अंदर आपको जो 4 चांद लगाने की जो बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम लोग को है ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, हम लोग को प्रॉपर वो है ना मेंटरिंग का प्रॉब्लम होता है। तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज माय ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, मेरी ऑफिशियल टीम है, आपको हेल्प कर पाएगी। ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो प्रतीक UPSC के द्वारा। इनफैक्ट आप जब अनअकैडमी के ऊपर आओगे, प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। एंड दिस इज माई रेफरल कोड PN Live, दिस इज माई रेफरल कोड PN Live। आप इसको भी फॉलो यूज करो फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड यू विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट एंड आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एंड विल बी गोइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।